हेलो दोस्तों, मैं रोमी दरक्षा हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैं इससे पहले आपको भाषा पढ़ा रही थी। मैंने आपको कहा है कि भाषा जो है हमारे भारत में 22 प्रकार से है। उस भाषा में आप जो है कोई भी साहित्य या कुछ भी अगर लिखते हैं तो उसको मान्यता है, ठीक। और भाषा जो है हर एक देश की अपनी अपनी भाषाएं हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बोली, ताकि आपको समझ में आएगा कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। तो मैंने जैसे कहा आपको कि जो 22 भाषाएं भारत में मान्यता है, उस भाषाओं में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको मान्यता है। वो उसकी बुक छप सकती है, अखबार में आ सकते हैं, कहीं भी वो आ सकता है। लेकिन ये जो बोली होती है, बोली को हम जो है इससे बोली में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें व्याकरण नहीं होती है। बोली जो है हर 10, 20, 25 किलोमीटर के बाद जो है चेंज हो जाती है। सबकी अपनी अपनी बोली होती है, ठीक है। जिसको हम इसका जो है क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम कहीं पे किसी गांव में है, वहाँ पे हम बोल रहे हैं, फिर वहाँ से 2-4 किलो चाहे 20 किलोमीटर दूसरी गांव है, वहाँ की बोली अलग हो जाएगी, यानी कि सीमित हो जाती है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं बोली, ठीक है। किसी छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा जिसका प्रयोग प्राय बोलचाल के लिए किया जाता है, बोली कहलाती है। यानी कि जो बोलचाल के लिए केवल होता है उसको हम बोली कहते हैं, ठीक है। बोलचाल के लिए, बात करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम आगे अच्छे से और समझते हैं। अतः बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, यानी कि इसका ये अल्प विकसित, ये विकसित नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान देने का, ये विकसित नहीं है। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया कि बोली में जो है कोई भी चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं, उसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोलियों का अधिकांश साहित्य मौखिक होता है, यानी कि जो बोली है उसका साहित्य खास करके मौखिक होगा, बस बोल सकते हैं, ठीक है। परंतु कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की है, की थी, ये कह रहे हैं की थी, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगी की थी। उसके बाद जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली अवधि, सूरदास ने ब्रज तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली की रचना की थी। तो ये जो पहले किया गया था बोली में, इसलिए किया गया था जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, एक बहुत बड़ा राज्य है। तो इसमें कोई ऐसा भाषा, जैसे कि अभी जैसे हम जैसे बिहार की बात कर दे रहे हैं, ठीक है, मैथिली वहाँ पे होती है। तो बिहार में ज़्यादा करके अगर जैसे कि जितना बड़ा वो राज्य है और उसमें 70% लोग अगर मैथिली बोल रहे हैं तो वो उसमें लिख सकते थे। तो पहले ये लिखा गया था। जैसे उत्तर प्रदेश है तो ज़्यादा करके जितना जो जिला होता है, 75 जिला है, अगर 50 जिला अगर मैथिली बोल रहा है, चाहे एक साथ बोली बोल रहा है, तो उसमें आप लिख सकते थे पहले, ठीक है। पहले ये लिखी जाती थी। ये 22 भाषा जो मान्यता प्राप्त, इससे पहले ये सब जो थी जो इसमें लिखी जाती थी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा विकसित था, ज़्यादा मैथिली बोला जाता था, इसलिए उसमें उस भाषा में लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर दी, यानी कि कोई भी ऐसा बोली है जैसे कि जिसको ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब वो जो है भाषा के रूप में ग्रहण कर लेती है। अब जैसे कि अभी बहुत बड़ा गांव शहर है, जैसे कि पूरा राज्य है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये बहुत सारे लोग जो है 75 जिलों में 50 जिले के लोग जो है एक भाषा कोई बोल रहे हैं, बोली बोल रहे हैं, और वो विकसित हो गया है, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको जो है भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है। जैसे कि खड़ी बोली ने विकसित होकर आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ी बोली। ये सब मिक्स रहता है उसमें। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा उत्पत्ति के हिसाब से जो था 4 प्रकार, तसम, तद्भव, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी सब। तो आज हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, जिसमें कई सारी भाषाएं जो है मिक्स है और वो आसान है, इसलिए वो अब जो है भाषा का रूप धारण कर ली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग भारत में बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है। भारत की कुछ अन्य बोलियाँ कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगड़, बघेली आदि भी है। ये जो कन्नौजी वगैरह है, बंगली, बुंदेली, बांगड़, बघेली आदि भी है, क्या है, ये बोलियां हैं, ठीक है, ये भी बोलियां हैं। अब आगे देखिएगा, उपभाषा। देखिए इसमें कहा गया है कि बोली और उपभाषा। एक तो भाषा था, फिर ये बोली पढ़ाए हम आपको अभी तुरंत, फिर अब पढ़ाएंगे उपभाषा। देखिएगा, मैं इसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो उपभाषा
बन जाता है। यानी कि जब बोली का थोड़ा सा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 10 जिला है, ठीक, 10 जिला में 7 जिला अगर एक ही बोली बोल रहा है तो उसको उपभाषा में ले लिया जाता है। यानी कि जो बोली है उसका क्षेत्र छोटा होगा, लेकिन उपभाषा का थोड़ा बोली से ज़्यादा होगा, लेकिन जो भाषा है उसका सबसे बड़ा होगा। भाषा है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उपभाषा उसके बाद आएगा, और जो बोली होता है वो जो है भाषा उपभाषा से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में कभी कभी साहित्य की रचना भी होती है। लेकिन उपभाषा में कभी कभी होती है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है। एक उपभाषा की कोई बोलियां हो सकती है यहाँ पे कहा गया, ध्यान से देखिएगा कि एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती है। यानी कि एक उपभाषा अगर है तो उसकी कई बोली होगी, कई क्षेत्र में हो सकती है। अवधी, ब्रज, राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना भी हुई थी, पहले हुई थी, और इनका क्षेत्र भी बड़ा था। अतः ये उपभाषाएं बन गई है। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वो उपभाषा का रूप ले लेती है। अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी आपको, यहाँ पे हिंदी की उपभाषा है वो उनकी बोलियां, उपभाषा बताऊंगी उसके बाद उनकी बोलियां। ठीक है, उपभाषा ध्यान दीजिएगा, उपभाषा भाषा नहीं, उपभाषा जो भाषा से छोटा होता है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक, फिर आपका है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या आएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा आ जाता है राजस्थानी, इसका आता है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। फिर आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में क्या है? गढ़वाली, कुमाऊनी। फिर है बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। देखिएगा आजकल भोजपुरी भी जो है थोड़ा ट्रेंड इसका चल गया है, जो मूवी वगैरह सब बनाते हैं भोजपुरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपभाषा है वो भाषा से छोटा है, लेकिन जो बोली है वो भी उपभाषा से छोटा है। भाषा सबसे बड़ा है, फिर उपभाषा है, फिर बोली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको मैं लिपि पढ़ा देती हूँ। लिपि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिपि देखिए, लिपि एक चिन्ह होता है, पहचान होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे म लिखती हूँ तो आपको तुरंत यह ध्यान आ जाएगा। आप माँ बोलूँगी तो आपको इसका जो है चिन्ह ये याद आएगा कि हाँ माँ ऐसे बनता है। फिर मैं हाँ लिख दी तो हाँ अगर बोलेंगे तो तुरंत आपको इसका ज्ञान आ जाएगा, दिमाग में छप जाएगा कि हाँ हाँ ऐसा होता है। तो उसी को कहते हैं लिपि। यानी कि कोई जो लिखने वाली जो चिन्ह होती है उसी को हम कहते हैं लिपि। सबकी लिपि अलग अलग होती है। पंजाबी की, जितना भी हम लोग की जो 22 भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखो कई सारी भाषाएं का लिपि एक हो सकता है। ठीक, कई सारी भाषाओं का लिपि एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। फिर आप भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। मुंह से बोले जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो माँ है बोलेंगे तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा। तो ये हिंदी का लिपि है और देवनागरी का अलग होता है, उर्दू का अलग, फारसी का अलग, सबका अलग अलग लिपि होता है। वर्ण कहलाता है। इन वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जो हम लिखते हैं वो ढंग, उसी को कहते हैं लिपि। हर भाषा की लिपियाँ अलग अलग होती है। क्या कहा कि हर भाषा की लिपियाँ अलग अलग होती है, अर्थात उनके लिखने के ढंग में अंतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये विधि भी इसको कहते हैं, जो लिखने का जो तरीका है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक, संस्कृत व हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। देखिए कई सारी भाषाएं हैं जिसका लिपि एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि देवनागरी जो है वो कई सारी भाषाओं का है, जैसे कि नेपाली हो गया, उसके बाद आपका मराठी हो गया, फिर आपका संस्कृत हो गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई मानी जाती है। ये ब्राह्मी लिपि से जो है विकसित हुई है देवनागरी। ठीक है, अब आगे देखिएगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक, ये आपके एग्जाम में आएगा 100% की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एनसीईआरटी की बुक है जिसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कि वैज्ञानिक लिपि कौन सी है तो देवनागरी है। फिर इसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित होती है, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित होती है। ठीक है, फिर इसके लेखन व मुद्रण प्रिंटिंग में एक रूपता है। रोमन, अरबी, फारसी
रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक, लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि में एकरूपता है। कंप्यूटर एवं यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर पर यूनिकोड अगर डालेंगे तो देवनागरी लिपि लिखे गए लेख को किसी भी भाषा में जो उसको अनुवाद कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, उनकी लिपियाँ नहीं। भारत में विभिन्न प्रदेशों क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं लिपि और प्रचलित है। कुछ राज्यों में प्रचलित प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियाँ निम्नलिखित तालिका में देखें। ठीक है, जैसे कि राज्य है, क्षेत्र है। ठीक है, राज्य यानी कि राज्य जो पूरा एक क्षेत्र होता है। ठीक है, पूरा राज्य मतलब कि यूपी, असम, यहाँ पे दिया हुआ दिखेगा आप इसकी। ठीक है, किसकी क्या लिपि है। असम है तो असमिया इसकी भाषा है। असम राज्य है, उसकी भाषा असमिया है, लेकिन उसकी लिपि क्या है, असमी। आंध्र प्रदेश है, भाषा तेलुगु है और लिपि तेलुगु है। उड़ीसा है तो उड़ीसा का उड़िया है भाषा और उड़िया इसकी लिपि है। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका भाषा उर्दू है और लिपि फारसी है। फिर आप देखेंगे कोकण का है कोकड़ी, उसके बाद जो है आपका कोकण का कोकड़ी, लेकिन लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप यहाँ पे केरल का है मलयालम और मलयालम। फिर बंगाल है तो बंगाल का बंगला है और बंगाली है इसका लिपि। पंजाब का पंजाबी भाषा है और गुरुमुखी इसकी लिपि है। तमिलनाडु की तमिल है और लिपि तमिल है। कर्नाटक का कन्नड़ है और कन्नड़ इसकी लिपि है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको अपने भारत के बारे में बताया, जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको लिपि वगैरह जो भी है पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बाद प्रमुख विदेशी भाषाओं की लिपियाँ, यानी कि जो विदेशी है उसके बारे में पढ़ाऊंगी, विदेशों की। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं, जब होगा तो मैं और भी अच्छे से पढ़ाऊंगी, अच्छे फीचर के साथ। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट के अगर किए तो मैं आगे अच्छा और भी पढ़ाऊंगी। और ये NCERT की बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका नंबर एकदम आना है तो आना है, इसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, सो थैंक यू एंड धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।